प्रकाश। क्या कभी सोचा है प्रकाश क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? ये और आने वाली कुछ वीडियोस के माध्यम से हम ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हम संसार में उपलब्ध अनेक वस्तुएं देखते हैं और एक अंधेरे कमरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, इसका जवाब है प्रकाश। दिन के समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को वस्तुएं परावर्तित करती हैं, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब ये परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम ये वस्तुएं देख पाते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तारों का टिमटिमाना, चांद का रात में चमकना, बारिश के बाद इंद्रधनुष का दिखना, ये सब प्रकाश के कारण ही मुमकिन है। यदि प्रकाश ना हो तो हम इनमें से किसी भी प्रक्रिया को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि हमने 7वीं और 8वीं कक्षा में भी प्रकाश के बारे में पढ़ा है कि किस तरह प्रकाश की किरणें चलती हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और परावर्तन के नियम। नंबर 1, आपतन कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। नंबर 2, आपतन किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। साथ ही हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं से भी परिचित हैं। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। नंबर 2, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर होता है। नंबर 3, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी हो। नंबर 4, और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित या लिटरली इन्वर्टेड होता है। यदि समतल दर्पण की जगह गोलीय दर्पण लिया जाए तो क्या प्रतिबिंब की विशेषताओं में कुछ बदलाव आएगा? आइए इस क्रियाकलाप के जरिए गोलीय दर्पण को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम राहुल है और आज मैं इस चमकदार बड़े चम्मच की मदद से अपने प्रतिबिंब को समझूंगा। अरे, मैं जैसे जैसे चम्मच को दूर लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज छोटा होता जा रहा है। और ये क्या, मेरा प्रतिबिंब इस चम्मच में उल्टा क्यों नजर आ रहा है? यदि मैं चम्मच को पलट कर देखूं तो क्या होगा? यहाँ भी प्रतिबिंब का साइज छोटा होता जा रहा है, परंतु है सीधा, पहले केस की तरह उल्टा नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि राहुल के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा? यदि हम देखें तो चम्मच का आकार गोल है, समतल नहीं। इस चम्मच की तरह जिन दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। प्रतिबिंब का छोटा और उल्टा दिखना गोलीय दर्पण की विशेषताओं में से 2 विशेषताएं हैं। ये गोलीय दर्पण कहाँ से आते हैं? एक बड़ा गोला क्षेत्र को लीजिए और उसे इस तरह से काट दीजिए कि हमें गोलीय चाप जैसा आकार मिले। इस आकार को 2 तरह से पॉलिश कर दर्पण बनाया जा सकता है। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और गोले के केंद्र के अंदर झुका हो तब ये अवतल दर्पण कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में कॉन्केव मिरर बोलते हैं। साथ ही जिस दर्पण का पृष्ठ बाहर की ओर झुका हो तब वो उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। चलिए एक और क्रियाकलाप से गोलीय दर्पण को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया। अब मैं आपको एक क्रियाकलाप करके दिखाऊंगा, जिसे करने के लिए मुझे एक अवतल दर्पण और एक कागज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मैं अवतल दर्पण को सूर्य की ओर इस तरह रखूं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश अवतल दर्पण पर गिरे और दर्पण से परावर्तित किरणें मेरे हाथ में लगे कागज पर। कागज को तब तक आगे और पीछे करते रहें जब तक कागज पर प्रकाश का तेज बिंदु प्राप्त ना हो जाए। कुछ समय तक कागज और दर्पण को इसी तरह रखने से कागज सुलगने लगेगा। कागज से धुआं निकलता नजर आएगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवतल दर्पण ने एक जगह केंद्रित किया, जिस बिंदु को विज्ञान की भाषा में अवतल दर्पण का मुख्य फोकस भी कहा जाता है। अवतल दर्पण के मामले में मुख्य फोकस दर्पण के सामने की ओर रहता है और उत्तल दर्पण के मामले में पीछे की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण एक गोले क्षेत्र का भाग होता है, तो उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से दर्पण तक एक रेखा खींची जाए तो वे दर्पण के केंद्र, जिसे ध्रुव या पोल भी कहा जाता है, से होते हुए गुजरेगी।
इस रेखा को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस से पोल तक की दूरी को फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। और दर्पण की एक सर्कुलर आउटलाइन होती है जिसे हम द्वारक या अपर्चर भी कहते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। फोकस की तरह ये सारे बिंदु अवतल दर्पण के आगे की ओर और उत्तल दर्पण के पीछे की ओर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने गोलीय दर्पण और उनके अनेक हिस्सों पर चर्चा कर ली है और साथ ही आपने अपनी किताबों में कुछ इस तरह के चित्र भी देखे होंगे जहां चित्रों द्वारा दर्पण और प्रकाश की किरणों से प्रतिबिंब को दर्शाया जाता है। तो ये चित्र बनाने और समझने के लिए हमें 2+4 का नियम याद रखना होगा। इसमें 2 किरणों की संख्या और 4 केस हैं। कोई भी चित्र बनाने के लिए हमें प्रकाश की 2 किरणों की आवश्यकता होती है जो कि 4 केस में से मिल जाएगी। पहले केस में यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती है तो परावर्तित होने के बाद वे अवतल दर्पण के फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के फोकस से डाइवर्ज या दूर होती नजर आएगी। दूसरे केस में यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के फोकस से गुजरेगी या उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाती नजर आएगी तो वे परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी। तीसरे केस में यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी या उत्तल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती नजर आएगी तो वे परावर्तित होने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। चौथे केस में यदि प्रकाश की किरणें तिरछी दिशा में ध्रुव या पोल पर पड़ेगी तो वे तिरछी दिशा में ही मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को समझने के लिए एक उत्तल दर्पण और एक पेंसिल की आवश्यकता होगी। एक हाथ में दर्पण को इस तरह पकड़ें और दूसरे हाथ में पेंसिल को दर्पण के सामने रखें। अब दर्पण में ध्यान से देखें। हमें एक छोटा और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा और जैसे जैसे पेंसिल पोल के नजदीक जाती रहेगी प्रतिबिंब फोकस से पोल के करीब आता नजर आएगा, लेकिन रहेगा हमेशा छोटा ही। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यदि रेखा चित्र की बात करें तो उत्तल दर्पण में 2 ही केस बनते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट की स्थिति अनंत पर। यदि ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो तो रेखाएं प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चलेंगी और दर्पण पर गिरकर डाइवर्ज हो जाएंगी और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता प्रतीत होगा, जिसका साइज बहुत छोटा होगा और प्रकृति में आभासी और सीधा होगा। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट की स्थिति अनंत और ध्रुव या पोल के बीच में होगी। इस केस में भी प्रकाश की रेखाएं परावर्तित होने के बाद डाइवर्ज तो होंगी, लेकिन 2+4 के नियम से देखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता प्रतीत होगा। यहाँ भी प्रतिबिंब साइज में छोटा और प्रकृति में आभासी और सीधा रहेगा। छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के कारण उत्तल दर्पण गाड़ियों के रेयर व्यू दर्पण के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि परावर्तन क्या होता है और साथ ही गोलीय दर्पण किस प्रकार का परावर्तन करते हैं। साथ ही हमने उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन को देखा और सीखा। आने वाली वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन को जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल फिर से हाजिर हूँ आपसे कुछ नई बातें शेयर करने के लिए। वैसे मुझे उम्मीद है पिछली वीडियो को देख करके आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, जहां हमने कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से खुद और दूसरी वस्तुओं के प्रतिबिंब को समझा था। यदि आपको याद हो तो मैंने एक चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा था, जहां चम्मच के अवतल सरफेस पर मुझे उल्टा और उत्तल सरफेस पर सीधा प्रतिबिंब दिखाई दिया था। आपने भी ये घर पर जरूर करके देखा होगा। नहीं करके देखा तो तुरंत करके देखिए, बहुत मजा आएगा। हाँ, तो अब मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था। जिस प्रकार उत्तल दर्पण के केस में सिर्फ 2 ही जगह वस्तु को रख सकते हैं, एक अनंत और दूसरा अनंत और पोल के बीच में, क्या अवतल दर्पण में भी 2 ही केस बनेंगे या उससे ज्यादा? क्या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति सीधी रहेगी या उल्टी, आभासी रहेगी या वास्तविक? चलिए इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के सारे पॉइंट सामने की तरफ होते हैं, तो हम वस्तु को 6 अलग अलग पॉइंट पर रखकर 6 अलग अलग केस बना सकते हैं। अनंत पर, सी से परे,
C पर, C और F के बीच, F पर और आखिरी F और P के बीच वस्तु को रखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इन अलग अलग पॉइंट पर वस्तु को रखने से प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा। इस एक्टिविटी को करने के लिए मुझे अवतल दर्पण, एक स्टैंड, एक मोमबत्ती, एक पर्दे वाली छोटी स्क्रीन और एक बड़े चार्ट पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो मैं इस चार्ट की एक तरफ एक पॉइंट अंकित करूंगा जिसको हम P से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? P से। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर F, और हम पहले से ही जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो P से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर C को अंकित करेंगे और P पर मैं अपना अवतल दर्पण रखूंगा। केस 1, यदि मैं मोमबत्ती को दूर रखूं अनंत पर और स्क्रीन को कहीं बीच में, मुझे स्क्रीन को तब तक आगे पीछे करना पड़ेगा जब तक एक प्रकाश की तेज बिंदु स्क्रीन पर ना मिल जाए। ये बिंदु मुझे तभी मिला जब मैंने स्क्रीन को फोकस पर रखा। प्रतिबिंब साइज में बहुत छोटा, प्रकृति में उल्टा था और स्क्रीन पर दिख भी पा रहा था, इसलिए वास्तविक भी है। आप चाहें तो इस ऑब्जर्वेशन को साथ साथ अपने टेबल में भी भर सकते हैं। केस 2, यदि मोमबत्ती को C से परे रखा जाए, मतलब अनंत से पहले और C से परे, अनंत और C के बीच में रखा जाए, तो तब मुझे स्क्रीन पर प्रतिबिंब तब मिलेगा जब स्क्रीन F और C के बीच में रखा जाए। यहां भी प्रतिबिंब का साइज छोटा एवं वास्तविक और उल्टा होगा। केस 3, यदि मोमबत्ती को C पर रखा जाए तब प्रतिबिंब भी C पर ही मिलेगा, लेकिन इसका साइज मोमबत्ती के समान है, साथ ही वास्तविक और उल्टा भी। केस 4, यदि मोमबत्ती को C और F के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब हमें C से परे मिलेगा, जिसका साइज मोमबत्ती से बड़ा एवं वास्तविक और उल्टा है। केस 5, यदि मोमबत्ती को F पर रखा जाए तब प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनता नजर आएगा, जिसका साइज बहुत बड़ा एवं वास्तविक और उल्टा रहेगा। केस 6, आखिरी केस में यदि मोमबत्ती को F और P के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनता नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वह दर्पण के पीछे बन रहा है, जैसा कि उत्तल दर्पण में होता है। साइज बड़ा रहेगा और प्रकृति आभासी और सीधी रहेगी। तो दोस्तों, इस एक्टिविटी से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अवतल दर्पण सीधा एवं उल्टा, वास्तविक एवं आभासी, बड़ा एवं छोटा, हर प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। ज्यादातर केस में अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु की तरफ परावर्तित या कन्वर्ज करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण डाइवर्ज करते हैं, इसीलिए वह डाइवर्जिंग मिरर कहलाते हैं। इसी कन्वर्जिंग प्रकृति के कारण इसका उपयोग गाड़ी की हेडलाइट्स में और टॉर्च के रिफ्लेक्टर के तौर पर किया जाता है। साथ ही बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग मिरर की जगह भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको बहुत मजेदार लगी होगी और कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली होंगी। चलिए, अब मुझे निकलना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, तब तक आप ये टेबल देख सकते हैं। बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया। क्या मुझे पहचाना नहीं? अरे, मैं आपका दोस्त राहुल। हमने पिछली वीडियोस में साथ में बहुत कुछ सीखा है। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने अब तक जाना था कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, रेखा चित्र भी बनाकर देखे और प्रतिबिंब के साइज और प्रकृति पर भी चर्चा की। C, F, P जैसे पॉइंट को अंकित किया। R और F जैसी दूरी पर भी बात की। ये दूरी, ये साइज, क्या इन सब मूल्यों से गणित का फॉर्मूला बना सकते हैं? हाँ, इन अलग अलग दूरियों के बीच एक संबंध देखा गया है जिसे दर्पण सूत्र या इंग्लिश में मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। गणित के नियम के अनुसार फॉर्मूला जानने से पहले उसकी चिन्ह परिपाटी को समझना उचित होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसे इंग्लिश में न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं, के अनुसार 5 नियमों को जानना आवश्यक है। नंबर 1, कार्तीय सिस्टम के O पर
दर्पण के पी को रखा जाए। नंबर 2, बिंब यानी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाएगा। मतलब बिंब से आता प्रकाश दर्पण पर हमेशा बाईं ओर से ही पड़ेगा। नंबर 3, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां ध्रुव यानी पोल से नापी जाएंगी। नंबर 4, मूल बिंदु की दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव मानी जाएंगी और बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव मानी जाएंगी। नंबर 5, मुख्य अक्ष के लंबवत एवं ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की दूरियां नेगेटिव मानी जाएंगी। पोल से बिंब की दूरी को बिंब दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिन्हें U और V से दर्शाया जाता है। यदि फोकल दूरी को F से दर्शाया जाए तो इन तीनों मूल्यों के संबंध को दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये सूत्र हर तरह के गोलीय दर्पण के लिए मान्य है, सिर्फ नए कार्तीय परिपाटी को ध्यान रखने की जरूरत है। बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि बिंब दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। उल्टे बन रहे प्रतिबिंब की दूरी को नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि वे हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही बनेगी। इसी के विपरीत सीधे बन रहे प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि वे दर्पण के दाईं ओर बनेगी। हम देखते हैं कि कभी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है तो कभी छोटा। वह कितना बड़ा या छोटा होता है यह मालूम नहीं होता। तब दर्पण सूत्र के साथ साथ एक संबंध और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आवर्धन या इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात है, जो हमें बताता है कि बिंब के संदर्भ में प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा या छोटा है। आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। साथ ही हम बिंब एवं प्रतिबिंब दूरी के संदर्भ में भी इसे दर्शा सकते हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन नेगेटिव माना जाएगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव। क्यों? कभी सोचा है? यदि हम ध्यान दें तो जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और आभासी सीधे। और हम पहले ही जान चुके हैं कि उल्टे और सीधे प्रतिबिंब का चिन्ह कैसा होता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के आवर्धन के चिन्ह का कारण भी यही है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। कैसा लगा ये वाला टॉपिक? नई चीजें सीखने को मिली होंगी। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी दोस्त आयशा से मिलने जाना है। आपके लिए अगली वीडियो का टॉपिक भी तो डिस्कस करना है। हेलो दोस्तों, ये है मेरी दोस्त आयशा और मैं आपको बता दूं, आयशा बहुत इंटेलिजेंट भी है। राहुल, तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो, पर तुम्हें दूसरों के मुंह से तारीफ सुनना ज्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, इस बार फिजिक्स में मेरे तुमसे ज्यादा मार्क्स आए थे। हाँ, तभी तो इस वाले टॉपिक की तैयारी मैंने तुम्हारे साथ मिलके की है। तो आज की टॉपिक का नाम क्या है राहुल? आज के टॉपिक का नाम है अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अच्छा, तो अब तक तुम अपने दोस्तों को क्या क्या जानकारी दे चुके हो? हमने अब तक प्रकाश और परावर्तन के बारे में जाना और किस तरह प्रकाश की किरणें विभिन्न बिंब पर गिरकर परावर्तित होती हैं। लेकिन आयशा, मेरे मन में कई बार कुछ सवाल उठते हैं। जैसे कि यदि वे बिंब अपारदर्शी ना होकर के पारदर्शी हो तो क्या होगा? क्या तब भी प्रकाश परावर्तित होगा? क्या तब भी परावर्तन के नियम लागू होंगे? क्या तब भी किरणें सीधी रेखा से ही चलेंगी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर तो चर्चा करेंगे और एक नई घटना अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। अपवर्तन को समझने के लिए हम एक बहुत दिलचस्प एक्टिविटी करके देखेंगे, जिसे हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक कम गहरे कटोरे, एक सिक्के और पानी की आवश्यकता होगी। अब मैं इस सिक्के को खाली कटोरे के अंदर डाल देती हूँ। राहुल, क्या तुम्हें सिक्का दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे राहुल, अब तुम धीरे धीरे अपनी जगह से पीछे की ओर जाओ, तब तक जब तक सिक्का दिखाई देना बंद ना हो जाए। क्या अब भी तुम्हें सिक्का दिखाई दे रहा है? नहीं, अब नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं इस कटोरे में सिक्के को बिना हिलाए पानी डालूंगी। क्या तुम्हें कोई फर्क नजर आ रहा है राहुल? हाँ, अब मुझे सिक्का दिखाई देने लगा है। मगर आयशा, ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव है और इसको हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश की किरणें सिक्के पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर तुम्हारी आंखों पर गिर रही थी, लेकिन जब मैंने इस कटोरे को पानी से भर दिया, तब किरणें परावर्तित ना होकर बल्कि अपवर्तित होकर तुम्हारी आंखों पर पड़ी, जिस कारण सिक्का दिखाई देने लग गया। तो क्या प्रकाश ने अपवर्तित होने के बाद अपना रास्ता बदला? बिल्कुल ठीक समझे।
लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए हमें आयताकार कांच की स्लैब की मदद लेनी पड़ेगी। अपवर्तन को आयताकार कांच की स्लैब से समझने के लिए हमें एक स्लैब, एक सफेद शीट और 4 आलपिन की आवश्यकता होगी। स्लैब को कागज पर रख एक रूपरेखा बना लेते हैं जो आगे हमारी मदद करेगी। इस रूपरेखा के एक तरफ 2 आलपिन तिरछी दिशा में लगाए। इन दोनों ऑल-पिन के प्रतिबिंब को स्लैब की दूसरी ओर से देखने की कोशिश करें। पिन के प्रतिबिंब की ही दिशा में तीसरी पिन लगाते हुए चौथी और आखिरी पिन को भी लगा दे कि प्रतिबिंब और ये दोनों एक ही सीधी रेखा पर आती प्रतीत हो। कागज से स्लैब को हटा दिया जाए और चारों पिन को भी। पहले 2 पिन के निशान को पेंसिल से मार्क करते हुए एक रेखा खींचे जो स्लैब की रूपरेखा से O पर मिले। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी करें और इस बिंदु को O' का नाम दें। O और O' पर 2 लंबवत बनाएं। रेखाओं और लंबवत के बीच के कोण को नाम दें। आपतन कोण और निर्गमन कोण। यह परावर्तन कोण न बनकर अपवर्तन कोण बनेगा। अब O से एक सीधी रेखा खींची जाए। यदि O और O' को जोड़ा जाए तो प्रतिबिंब की तरह सीधी रेखा ना बनकर एक डिफ्लेक्शन नजर आएगा। प्रकाश के विभिन्न पारदर्शी माध्यम में रास्ता बदलने की प्रक्रिया को ही हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अपवर्तन 2 नियमों के अनुसार होता है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और पारदर्शी पृष्ठ पर लंबवत तीनों एक ही तल पर आपतित बिंदु पर ही मिलते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी भी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यमों के जोड़े के लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात स्थिर होता है और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। इस अनुपात के स्थिरांक को अपवर्तनांक या इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों में होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक से दर्शाया जा सकता है। इसके साथ साथ अपवर्तनांक को विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की रिलेटिव चालों से भी दर्शाया जा सकता है। यदि प्रकाश माध्यम 1 से 2 में जा रहा हो और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे में v2 हो, तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे हम n21 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 से दिखाया जा सकता है। यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है तो अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसे सरल भाषा में हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। निर्वात एवं वायु सबसे विरल माध्यम माने जाते हैं। साथ दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहा जाता है। कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक को इस टेबल में देखा जा सकता है। क्या बात है आयशा, तुमने तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया। मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी टीचर भी हो। ठीक समझे राहुल, मैं आगे जाकर टीचर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू राहुल। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चश्मे। आमतौर पर हम चश्मे देखते ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने चश्मे को हाथ में लेकर के देखा है? क्या कभी उसके लेंस को महसूस करने की कोशिश की है? क्या वे हर तरफ से समान होते हैं? जवाब है नहीं। चश्मा एक समान ना होकर के बल्कि बीच से मोटा या कभी किनारों से मोटा होता है। तो ये मोटे और पतले लेंस के होने का कारण क्या है? यदि प्रकाश लेंस से गुजरेगा तो क्या होगा? परावर्तन या अपवर्तन? सीधा जवाब है अपवर्तन, क्योंकि लेंस पारदर्शी होते हैं। हाँ, पारदर्शी ही तो होते हैं। अब अपवर्तन होता है तो क्या इसके भी कुछ नियम होते हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं लेंस क्या है। व्हाट इज लेंस? मोटे तौर पर 2 तरह के लेंस होते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस और दूसरे डाइवर्जिंग लेंस। दर्पण की ही तरह जो लेंस प्रकाश को कन्वर्ज करते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाते हैं,
और जो लेंस प्रकाश को डाइवर्ज करते हैं उन्हें डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। सिंपल है ना। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस अमूमन 6 तरह के होते हैं। डबल कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स, कन्वर्जिंग मेनिस्कस, डबल कनकेव, प्लानो कनकेव और डाइवर्जिंग मेनिस्कस। ये लेंस गोलीय लेंस कहलाते हैं। इन 6 तरह में से हम सिर्फ 2 पर ही बात करेंगे, डबल कन्वेक्स और डबल कनकेव। अमूमन इन्हें सिर्फ कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस और कनकेव लेंस या अवतल लेंस कहा जाता है। ये लेंस भी दर्पण की तरह गोलीय क्षेत्र की चाप से बने होते हैं। फर्क इतना होता है कि एक तरफ पॉलिश ना कर कांच की एक दूसरी चाप लगाकर बीच में कोई पारदर्शी पदार्थ भर इन्हें लेंस बनाया जाता है। दर्पण में जैसे हर दूरी P से ली जाती थी, यहाँ हर दूरी O से ली जाती है, जिसे लेंस का प्रकाशित केंद्र या इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। 2 पृष्ठ होने के कारण इनके फोकस भी 2 होते हैं, जिन्हें F1 और F2 से दर्शाया जाता है। O से F1 और F2 की दुगनी दूरी के बिंदुओं को 2F1 और 2F2 से दर्शाते हैं और दर्पण की ही तरह ये सब बिंदु प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं नियमों पर। क्या आपको दर्पण का 2+4 वाला नियम याद है? लेंस के केस में सिर्फ 3 केस ही बनते हैं। पहले केस में यदि प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के दूसरी ओर स्थित फोकस से गुजरती नजर आएगी और अवतल लेंस के उसी ओर स्थित फोकस से डाइवर्ज होती नजर आएगी। दूसरे केस में यदि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के केस में फोकस से होती हुई गुजरेगी या अवतल लेंस के फोकस की ओर जाती नजर आएगी, तब अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चली जाएगी। तीसरे केस में यदि प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, तब वे अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधी चली जाएगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि प्रकाश लेंस के 2 अलग अलग सतह से अपवर्तित हुआ, लेकिन यहाँ सीधी लाइन से ही क्यों दिखाया गया? सवाल बिल्कुल सही है। लेंस के दोनों ही पृष्ठों पर अपवर्तन होगा, लेकिन लेंस के काफी पतले होने की वजह से हम इन्हें सीधी रेखा से ही दिखाते हैं। चलिए अब इन रूल्स को हम एक एक्टिविटी में लगा कर देखते हैं। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम अवतल लेंस के प्रकाश के अपवर्तन को जानेंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस, एक व्हाइट चार्ट, एक मोमबत्ती और एक स्क्रीन चाहिए। याद है, उत्तल दर्पण के केस में हम 2 जगह बिंब को रख सकते थे, लेकिन यहाँ तो 2 पृष्ठ होने के कारण हम अलग अलग जगह बिंब को रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले चार्ट पर एक सीधी लाइन खींची जाए और लाइन के बीच में एक बिंदु अंकित किया जाए, जिसे O का नाम दिया जाएगा। सारी दूरियां इसी बिंदु से ही ली जाएगी। O से दोनों ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर F1 और F2 को अंकित किया जाए और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2F1 और 2F2 को। पहले केस में मोमबत्ती को अनंत पर रखकर देखते हैं। क्या हमें स्क्रीन पर कोई प्रतिबिंब प्राप्त होता दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब है कि अवतल लेंस इस केस में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यदि स्क्रीन को हटाकर देखें तो हमें लगेगा कि प्रतिबिंब कहीं पहली ओर फोकस पर बन रहा होगा, जो कि आकार में बहुत छोटा होगा और सीधा होगा। दूसरे केस में मोमबत्ती को अनंत से थोड़ा नजदीक लाते हैं तो क्या होगा? तब भी स्क्रीन पर कोई प्रतिबिंब बनता नहीं दिखेगा। मोमबत्ती को धीरे धीरे O के नजदीक लाते हैं, तब भी स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये निष्कर्ष देना सही होगा कि चाहे केस कोई भी हो, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाते हैं। यदि स्क्रीन हटाकर देखें तो हमें लगेगा कि प्रतिबिंब कहीं F1 और O के बीच बनता प्रतीत हो रहा होगा। प्रतिबिंब का आकार छोटा और सीधा होगा। और ये रहा टेबल। इस टेबल में दोनों ही केसेस के अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की समरी दी हुई है। अवतल लेंस का उपयोग चश्मे बनाने और फ्लैशलाइट के लेंस के तौर पर किया जाता है। चश्मों का जिक्र अगले पार्ट में होगा। इस वीडियो को यदि समराइज किया जाए तो आज हमने विभिन्न प्रकार के लेंस, लेंस के विभिन्न बिंदुओं के नामकरण, चित्र बनाने के नियम, अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में जाना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल फिर से हाजिर हूं इस नए टॉपिक के साथ।
हाँ, तो अब तक हम जान चुके हैं ग्लास स्लैब और अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में। अब बारी आती है उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन की। आज की इस वीडियो में हम उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बारे में जानेंगे और साथ ही एक एक्टिविटी भी करेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें लगभग वही सारी चीजें चाहिए जो पिछली एक्टिविटी को करने के लिए पड़ी थी, बस फर्क सिर्फ लेंस का होगा। पिछली एक्टिविटी में अवतल लेंस था, इस एक्टिविटी में उत्तल लेंस है। तो किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी हमें? एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी होगी 15 सेंटीमीटर, एक स्क्रीन, एक मोमबत्ती और एक व्हाइट चार्ट की शीट। याद है हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाने के अलग अलग केसेस को देखा था। यहाँ भी कुछ इस तरह से ही हम एक्टिविटी को करेंगे। सबसे पहले हम शीट पर एक सीधी लाइन खींच देते हैं और इसके बीच में एक बिंदु अंकित कर देते हैं जिसे O का नाम देते हैं। O के दोनों ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर F1 और F2 और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2F1 और 2F2 को अंकित कर देते हैं। ये हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लेंस हमेशा O पर रहेगा और लेंस की एक तरफ मोमबत्ती रहती है और दूसरी तरफ स्क्रीन रहती है। जैसा कि अवतल दर्पण के केस में बिंब को 6 अलग अलग स्थान पर रखा जाता था, यहाँ भी 6 अलग अलग केस बन सकते हैं। पहला अनंत पर, दूसरा 2F1 से परे, तीसरा 2F1 पर, चौथा 2F1 और F1 के बीच, पांचवा F1 पर और आखिरी F1 और O के बीच। पहला केस, यदि मोमबत्ती अनंत पर रखी हो तो मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर होगा और अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब F2 पर बनता नजर आएगा। प्रतिबिंब आकार में बहुत छोटा और साथ ही वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। केस 2, यदि मोमबत्ती 2F1 से परे रखी हो तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता नजर आएगा। प्रतिबिंब का आकार छोटा और साथ ही वास्तविक एवं उल्टा रहेगा। केस 3, यदि मोमबत्ती को 2F1 पर रखा जाए तब प्रतिबिंब 2F2 पर मिलेगा, लेकिन इसका साइज मोमबत्ती के साइज के समान होगा, साथ ही वास्तविक एवं उल्टा भी। केस 4, यदि मोमबत्ती को 2F1 और F1 के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब हमें 2F2 से परे मिलेगा, जिसका साइज मोमबत्ती से बड़ा एवं वास्तविक और उल्टा रहेगा। केस 5, यदि मोमबत्ती को F1 पर रखा जाए तब प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनता नजर आएगा, जिसका साइज बहुत बड़ा एवं वास्तविक और उल्टा रहेगा। केस 6, आखिरी केस में यदि मोमबत्ती को F1 और O के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनता नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वो लेंस के आगे की ओर कहीं बन रहा हो। साइज बड़ा रहेगा एवं प्रकृति आभासी और सीधी रहेगी। ये रहा टेबल। इस टेबल में उत्तल लेंस द्वारा बनाए प्रतिबिंब की जगह, आकार और प्रकृति को दर्शाया गया है। जैसा कि उत्तल लेंस प्रकाश को कन्वर्ज करते हैं, इसलिए उनका उपयोग मैग्नीफाइंग लेंस और कैमरे के लेंस के तौर पर भी किया जाता है। साथ ही एक नेत्र दोष को ठीक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अब तक हम दर्पण और लेंस के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। चलिए एक विभाजन टेबल बनाकर सारे पॉइंट्स को याद रखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, दर्पण के केस में एक कांच के टुकड़े को पॉलिश कर दर्पण बनाया जाता है और यहाँ कोई भी पारदर्शी कांच का टुकड़ा यदि वह गोलीय है तो लेंस कहलाता है। नंबर 2, दर्पण हमेशा प्रकाश को परावर्तित करते हैं, वहीं लेंस अपवर्तित करते हैं। नंबर 3, दर्पण समतल या गोलीय हो सकते हैं, जबकि लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं, जिसमें से कम एक अंदर या बाहर की ओर मुड़ा होता है। आसान भाषा में हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि लेंस कभी भी समतल नहीं हो सकते, जबकि दर्पण समतल हो सकते हैं। नंबर 4, दर्पण परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं, जबकि लेंस अपवर्तन के नियम पर। नंबर 5, दर्पण का एक ही फोकल बिंदु और एक ही परावर्तक सतह होती है, जबकि लेंस के 2 फोकल बिंदु और 2 अपवर्तक सतह होती हैं। हाँ तो दोस्तों, ये तो बात हुई अपवर्तन की। अगली वीडियो में हम लेंस से जुड़े लेंस सूत्र के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम परावर्तन और अपवर्तन के आखिरी टॉपिक के बारे में जानेंगे, जहां हम लेंस सूत्र और लेंस की क्षमता के बारे में बात करने वाले हैं। हमने दर्पण और लेंस के बारे में काफी कुछ जान लिया है, जैसे किस तरह दर्पण परावर्तन करते हैं
और लेंस अपवर्तन। कुछ बातें दर्पण और लेंस में अलग हैं और कुछ समान। यदि आपको याद हो तो हमने एक दर्पण सूत्र पढ़ा था। जिस प्रकार दर्पण सूत्र वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताता है, उसी प्रकार लेंस सूत्र भी तीनों दूरियों के बीच संबंध बताता है। किसी भी लेंस के लिए लेंस सूत्र कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। दर्पण सूत्र की ही तरह लेंस सूत्र भी 5 चिन्ह कन्वेंशन होते हैं। नंबर 1, लेंस के केस में सारी दूरियां O से ली जाती हैं, जो कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। नंबर 2, दर्पण सूत्र की ही तरह यहाँ भी वस्तु हमेशा O के बाईं ओर ही रखी जाएगी। नंबर 3, O से बाईं ओर की दूरियां हमेशा नेगेटिव होंगी और दाईं ओर की दूरियां पॉजिटिव। नंबर 4, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियां पॉजिटिव रहेंगी और नीचे की ओर की नेगेटिव। नंबर 5, उत्तल लेंस की फोकल दूरी को पॉजिटिव लिया जाता है और अवतल लेंस की फोकल दूरी को नेगेटिव। दर्पण के केस में तो साफ था कि उत्तल दर्पण में फोकस दाएं ओर होता है, इसलिए पॉजिटिव लिया जाता है, और अवतल दर्पण में बाएं ओर होता है, इसलिए नेगेटिव। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि लेंस में तो 2 फोकस बिंदु होते हैं, फिर चिन्ह कैसे दिया गया? बात आसान है। उत्तल लेंस अनंत से आ रहे प्रकाश को एक जगह अभिसारित या कन्वर्ज करता है और ये फोकस लेंस के दाईं ओर रहता है, इसलिए इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस माना जाता है और फोकल दूरी को पॉजिटिव लिया जाता है। उसी के विपरीत अवतल लेंस प्रकाश को फोकस की दिशा से अपसरित या डाइवर्ज करता है, जो कि लेंस के बाईं ओर होता है, इसलिए अवतल लेंस की फोकल दूरी को नेगेटिव लिया जाता है। तो लेंस सूत्र के साथ एक और गुण होता है जिसे हम आवर्धन या मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। दर्पण की ही तरह यहाँ भी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, जो कि ये बताता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है। गणित का ये फॉर्मूला आवर्धन को दर्शाता है। साथ ही प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात के तौर पर भी हम आवर्धन को दिखा सकते हैं। यहाँ तक तो बात हुई लेंस सूत्र की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को देखने में दिक्कत होती है। कुछ लोग दूर का ठीक नहीं देख पाते, तो कुछ लोग नजदीक का। फिर डॉक्टर ऐसे मरीजों को एक चश्मा बनाकर देते हैं। साथ ही हमने अपने उन दोस्तों से जो चश्मा लगाते हैं ये भी सुना होगा कि उनके चश्मे का पावर 2 है या फिर -1.5, कुछ इस तरह के पावर उनसे सुने होंगे। ये पावर क्या होती हैं और चश्मे किस प्रकार बनाए जाते हैं, कभी सोचा है? वीडियो के इस भाग में हमें इन सवालों का जवाब मिलेगा। पावर चश्मे में लगे लेंस की क्षमता होती है। लेंस की पावर या क्षमता प्रकाश को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की मात्रा को दर्शाता है। गणित में पावर फोकस दूरी का इनवर्स होता है। पावर की SI यूनिट डायोप्टर होती है, जिसे D से दर्शाते हैं। 1D 1m इनवर्स के बराबर होता है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकल दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए उत्तल लेंस की पावर भी पॉजिटिव रहती है। इसी के विपरीत अवतल लेंस की फोकल दूरी नेगेटिव होने के कारण उसकी पावर भी नेगेटिव रहती है, और यही कारण है कि चश्मे में लगाए गए लेंस की पावर भी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, जिन्हें हम दूसरे पाठ नेत्र दोष में विस्तार से जानेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा ये परावर्तन और अपवर्तन का पाठ यहाँ समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे कभी नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ये जो वीडियोस आपने देखी हैं, ये अपने दोस्तों को भी दिखाइए।